तो फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस के रिलेटेड। ओके, क्यों नाउ वी विल स्टार्ट। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है गांधी एंड यूथ, रिफ्रेशर कोर्स इन सोशल साइंस, यूजीसी एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो मैं यूजीसी एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ एज अ रिसोर्स पर्सन मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मेरी जो एकेडमिक जर्नी है और सोशल साइंस के बारे में कुछ मेरे जो व्यू है वो मुझे रखने का मौका यहाँ दिया। तो थैंक्स टू एचआरडीसी पूरी टीम, डॉक्टर जगदीश जोशी, डॉक्टर प्रीति मैयानी, डॉक्टर सीजी ब्रह्मभट्ट, सभी का मैं यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनका यहाँ मैं वेलकम करती हूँ। हमारा ये पूरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा इसमें कुछ बहुत ऐसे थियोरेटिकल या बहुत बड़ा भारी भरकम लेक्चर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मैंने यहाँ मेरी जो 20 इयर्स की एकेडमिक जर्नी है उसमें से जो हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हो या डिपार्टमेंट के हो, स्नातक हो, अनुस्नातक हो, हम यूथ के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और एज ए पेरेंट्स तो हम यूथ के साथ जुड़े हुए हैं ही। तो यूथ के बारे में मैंने जो अभी तक जाना है वो यहाँ मैंने रखने का प्रयास किया है। और गांधी जी, महात्मा गांधी, उनके साथ यूथ की आइडेंटिटी, यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो गांधी के नजरिए से मैंने थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया है। और इसमें मैंने जो एक डेटा कलेक्शन करके, जो एक सर्वे करके जो रिसर्च किया था, उसके थोड़े जो फाइंडिंग्स मुझे मिले थे वो भी मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के 2 पार्ट में ये पूरा लेक्चर रहेगा। पहले हम यूथ किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे और बाद में यूथ की जो चैलेंजेस है, मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेट इंडियन यूथ पे किया है। तो इंडियन यूथ, उसकी चैलेंजेस, इसके बारे में बात करेंगे। और लेक्चर के दूसरे पड़ाव में हम गांधी जी ने जो भी बातें रखी है उसको हम यूथ के साथ कैसे रिलेटेड कर सकते हैं और जो उनकी चैलेंजेस है, जो उनके प्रॉब्लम्स है, उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं, ये मैंने रखने का प्रयास किया है। तो यूथ एज के हिसाब से हम देखें, जो यूएन ने हमें दी है यूथ की पूरी जो डेफिनेशन, उसमें 15 to 20 के जो एज के हैं उन्हें हम यूथ कहते हैं। यूथ की जो यहाँ थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया है। लायबल इमोशन, हम यूथ को हम जानते हैं कि भाई युवा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो फिजिकल फिट होना चाहिए, बहुत ही मतलब जो हम बोलते हैं ना कि तरवरे होने चाहिए युवा, फिजिकल और मेंटली स्टेबल होने चाहिए, कोई भी काम करने के लिए रेडी होने चाहिए। ये सब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यूथ के साथ जुड़ी हुई है। और काफी तरह यूथ ऐसे होते हैं, हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम ये सभी कैरेक्टरिस्टिक उनमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी के जो यूथ है उसमें जो उसके मेंटल जो कंडीशन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कभी कभार बहुत ही अलग होती है। वो मानसिक तरह से जो ज्यादा हम उसको सेंसिबल भी बोल सकते हैं। तो एक ये यूथ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर्सनल आइडेंटिटी, मैंने अभी आगे ही बताया कि हम जब यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ अपने आप में ही एक उनकी आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट सोसाइटी करे, हम यानी कि टीचर्स करें, उनके पेरेंट्स करें, उनकी फैमिली करें, ये चाह यूथ में सबसे ज्यादा होती है। और एक है पैर रिलेशनशिप, इससे भी हम काफी जुड़े हुए हैं कि यूथ का जो पैर रिलेशनशिप है, हम सभी सोशल साइंस वाले हैं तो हम जानते ही होंगे कि हम जिनको पढ़ाते हैं या हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स और टीचर्स के साथ साथ पैर ग्रुप से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं।
और पैर जो रिलेशनशिप है उसमें उसका प्रभाव भी उन पे बहुत ही होता है। हमने ये कोविड-19 की जो सिचुएशन अभी भी हम उसमें सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में हमने ये देखा है कि पूरे दिन वो फेस टू फेस तो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, लेकिन वो कोई ना कोई डिजिटल तरीके से पैर रिलेशनशिप के साथ है, और हम उनको मना भी नहीं कर सकते। तो एक ये पैर रिलेशनशिप वाली बात है, वो भी यूथ में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अभी एक यूथ ने खुद की एक बाउंड्रीज भी बना ली है। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी। शायद आप सभी ने भी अनुभव किया होगा इसका कि हमारे कॉलेज के बच्चे हैं या हमारे खुद के बच्चे हैं या कोई भी यूथ है, हम किसी के शायद घर पे जाते हैं, किसी का फोन आता है तो लड़का या लड़की या स्टूडेंट वो उठ के बाहर चले जाएंगे, हमारे सामने बात नहीं करेंगे। हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन हम इतना नहीं होता जितना यूथ में। उनको ऐसा होता है कि हमारी बात जो है वो पर्सनल रहनी चाहिए, तो वो एक अपने आप में एक दायरा बना के यूथ रहता है। तो ये कि खुद की वो एक लिमिटेशन जो है वो भी बना लेते हैं। लास्ट में है उनका एक सेल्फ सेंटर एटीट्यूड। इसको हम अभी एनालाइज करेंगे। आप भी अपने जो स्टूडेंट्स है उनके साथ ये रखने का प्रयास करेंगे तो आप भी देख सकेंगे कि भी हम क्लास में जाके कितना भी पढ़ाते हैं, उनसे काफी सारी वैल्यू बेस्ड बातें भी करते हैं, हमारे जो गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हम उनसे शेयर करते हैं। पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो भी हम उनसे शेयर करते हैं। बार बार हम उनको ऐसा मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन काफी टीचर्स का, काफी प्रोफेसर्स का ऐसा व्यू होता है कि जितना हम देते हैं उसका पूरे का पूरा या उसका आधा भी हमें आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों को, जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट एग्जाम में होता है और एक थोड़ा बहुत सेल्फ सेंटर एटीट्यूड वो भी यूथ में देखने को मिलता है। तो ये जनरल मैंने थोड़ी यूथ के बारे में बात की है। यूथ कल्चर की थोड़ी बात कर ले, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो यूथ की चैलेंजेस क्या है, उससे पहले उनके जो कल्चर है आज के यूथ का वो भी थोड़ा बहुत हमें देख लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फर्स्ट है कि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, मेल है फीमेल है, तो वो टाइम स्पेंड कहाँ करता है मैक्सिमम। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप जिस तरीके से यूथ से कनेक्टेड है, तो ज्यादातर आपने उन्हें कहाँ देखा है कि उनका टाइम कहाँ जाता है। और सेम इसी वे में अपने आप का एनालिसिस कीजिए कि जब हम इस एज में थे 15 to 24 या हमारी युवावस्था, तो हमारा जो टाइम स्पेंडिंग का जो पूरा तौर तरीका रहता था वो किस तरह का था, और जो आज का जो युवा है, आज का जो पूरा यूथ कल्चर है, उनका जो टाइम स्पेंडिंग का तौर तरीका कैसा है। हम एकदम से डिफरेंस ये निकाल लेंगे कि भाई आज की यूथ टाइम स्पेंड ज्यादा से ज्यादा कहाँ करती है। ये एक मैं प्रश्नार्थ रखती हूँ आपके सामने, फिर लास्ट में हम इसे थोड़ा लास्ट 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, तो आपको भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस या वो है वो शेयर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो लाइव लेक्चर है उसकी एक ये बेस्ट पार्ट ये है कि हम थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी आपके साथ कर सकते हैं, और हमें चाहे ये तो एक वर्चुअल मोड है, लेकिन अभी हम सबको पूछा जाए तो हमें पसंद तो वो इंटरेक्शन वाला ही है। तो इसी के लिए इसको यहाँ हम थोड़ा छोड़ते हैं, स्पेंड टाइम वाली बात है। दूसरा है वैल्यू एंड एटीट्यूड। तो आज के यूथ के, ऑल ओवर वर्ल्ड के यूथ ले लीजिए, उनके वैल्यू क्या है और यूथ का एटीट्यूड क्या है। अब ये दोनों चीजों को शायद जो एजुकेशन से जुड़े हुए, हम सभी हायर एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, तो इसको हम काफी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मैंने आगे भी बताया कि अब हम कितना भी कह लें,
लेकिन बच्चों को जो करना है उसके मन में जो है वही वो करता है। तो एक जो वैल्यू वाली बात, हम तो बहुत ही अच्छा, हमारी जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी हमने वैल्यू बेस्ड पे भार दिया ही है। और एज ए टीचर सभी उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बच्चे वैल्यू को लेके आगे चले और इस तरह से उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो। लेकिन आज के यूथ कल्चर में जो हम सिखाते हैं, ऐसा वैल्यू या ऐसा एटीट्यूड कंपैरेटिवली, हम नेगेटिव नहीं जाते लेकिन कंपैरेटिवली देखने को नहीं मिलता। मैं यहाँ एक अपना एक्सपीरियंस पास्ट का शेयर करना चाहूंगी। मैं भी यहाँ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी हुई हूँ। हम टीचर्स, मैं जब कॉलेज में थी, जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, गुजरात में जो पढ़े होंगे, गुजरात यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डी देसाई करके हमारे टीचर थे। और थियोरी में उनकी बहुत जोरदार पकड़ थी, सोशल थियोरी में उनकी पकड़ इतनी थी कि वो थियोरी हमने, उन्होंने पार्सन, मर्टन, इंटरैक्शन थियोरी, जेएच मीर, कोई भी थियोरी हो, पूरा उन्होंने हमें फंक्शनलिज्म, मार्क्सवाद पूरा जो सिखाया। कभी वो क्लास में बुक लेके सर नहीं आए, वो ऐसे ही क्लास में आते हो तो पूरी की पूरी थियोरी बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल वर्ड में हमें सिखाते थे। लेकिन सर इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनकी कैबिन में जाना हो तो हम पहले, अभी तो बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं, मैं आई कमिंग सर, उनको इतना हेजिटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब सर के पास जाना होता है तो उनकी एक डिपार्टमेंट में कैबिन होती है सबकी अलग अलग, तो सर का एक फिक्स रूटीन था, 3 बजे के बाद उनके लेक्चर खत्म हो जाते, 3 to 5 वो पढ़ते ही होते थे किसी ना किसी बुक में, वो उनका ये रीडिंग टाइम था। और उस टाइम में हम जाते थे तो सर तुरंत ही बोलते थे वहां से ही कि भाई पहले काम क्या है वो बताओ। और अगर हमने बोल दिया कि नहीं सर ये कुछ पूछना है तो क्लास में ही पूछ लेना, तो इससे क्या होता था कि हम बार बार सर के साथ पास, हम सीखा हमने कि भाई सर इतना पढ़ रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और फिर तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सर से हम क्लास में ही बात कर लेते थे, उनकी कैबिन में, और जो हमारे टीचर्स थे उनकी कैबिन में हम जाते थे विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन सर के पास एक नहीं जाने, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा एक वैल्यू हमें हायर एजुकेशन में, वैसे तो हम स्कूल से ही सीखते हैं लेकिन ये सर के पास से हमें ये सीखने को मिला। और आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए होंगे अपने टीचर के पास से। तो जो ये वैल्यू और हमारा पूरा एटीट्यूड फिर ऐसा हो गया कि नहीं भाई अभी 3 से 5 में सर को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें जो भी पूछना है क्लास में पूछना है। तो एक ये पूरा वैल्यू के साथ एक एटीट्यूड हमारा बना। और इसको हम अभी का जो यूथ है, हमारे अभी के जो स्टूडेंट्स है, बहुत यूथ कल्चर की भी आगे बात है, यूथ कल्चर में जो डाइवर्सिटी है उसकी भी आगे बात है, क्योंकि ये भी बहुत ही मायने रखता है कि वैल्यू और एटीट्यूड में डिफरेंस, एरिया का जो कल्चर है वो बहुत ही मायने रखता है। तीसरी बात है स्टाइल्स एंड बिहेवियर। अभी यूथ की स्टाइल्स के बारे में शायद ऐसा हुआ है कि अभी जो मतलब हमारी जनरेशन है वो स्टाइल के बारे में, स्टाइल को लेकर युवाओं का हम अनुकरण कर रहे हैं, ऐसा कभी कभार हमें लगता है। यहाँ पे भी बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए हम इसे थोड़ा एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे। कुछ भी जब हम खरीदने जाते हैं तो कंफर्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टाइल, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। कि एक उदाहरण है कि शायद मुझे ऐसे एकदम फिटिंग वाले या ऐसे शूज पसंद नहीं है, मुझे थोड़े ढीले और कंफर्टेबल चाहिए, हील नहीं हो जिसमें, ऐसे पसंद है।
लेकिन आजकल में तो फैशन में ही नहीं है, तो क्या होगा? तो हम भी कहाँ जाएंगे? स्टाइल में। कभी नहीं जाते हैं। लेकिन जो यूथ है वो पूरा का पूरा अभी स्टाइल और बिहेवियर, आपको आपके क्लास में जो 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, FY SY TY के बच्चे आप सभी ले लीजिए, तो हर क्लास में हर स्टाइल के बच्चे आपको मिलेंगे। डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट क्लोथ्स, उनका बिहेवियर भी। कुछ ऐसे ऐसे भी बच्चे हमें मिल जाते हैं जो जिंदगी भर हमें याद रहते हैं कि नहीं भाई ये बहुत ही हमारी जो कैरियर में बहुत ही शानदार बच्चा ये रहा है, कुछ याद रह जाते हैं हमें पॉजिटिवली। और ऐसे ही कुछ अपनी स्टाइल से भी याद रह जाते हैं हम। तो ये जो स्टाइल एंड बिहेवियर, उसमें भी काफी वेरिएशन यूथ में देखने को मिलता है। पेयर्स एंड सोसाइटी, अभी आगे भी हमने यूथ की पेयर रिलेशन की बात की है। तो जो यूथ के पेयर्स है, पूरा जो उनका जूथ है, उसका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है? अपने आप में तो वो एक ग्रुप है ही कि भाई उनके फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, लेकिन उनका सोसाइटी के साथ कल्चरली कैसा इफेक्ट है या कैसा कनेक्शन है? तो इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलते हैं कि कुछ हमने ये कोविड-19 की जो पूरा लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर अनलॉक 1 शुरू हुआ, और अभी की जो सिचुएशन है उसमें हमने काफी पॉजिटिव बातें यूथ की ओर से हमने काफी कुछ देखा है कि कई कई आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, और काफी जगह हमने देखा कि यूथ है उन्होंने कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन है या जो जरूरियात वाले हैं उनकी मदद में हमेशा यूथ इस कंडीशन में खड़ा हुआ है। तो एक ये पूरा जो, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ही एक प्रकार का साहस है, कुछ नया करना है, और इसमें यहाँ वैल्यू और एटीट्यूड भी यहाँ इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो पेयर्स का जो पूरा सोसाइटी के साथ रिलेशन है, तो ये शायद पॉजिटिव वे में भी हम इसको देख सकते हैं। हमने देखा है कि काफी यूथ क्रिएटिव भी हुए हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ऐसा हमने सोचा ही नहीं था, ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। तो इसमें से ज्यादा क्रिएटिव यूथ हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव है, उन्होंने सोसाइटी को बहुत काफी कुछ दिया हुआ है। सेम हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उसकी, ओके, कि भाई यूथ में अगर यहाँ पर भी मैं एक एग्जाम्पल या बहुत ही सादी तरीके से बात करना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि आपके पास जब बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में FY SY TY, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ईयर में आते हैं और उनका आप अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एकदम शांत सोबर ऐसे लगते हैं। और अगर आप ऑब्जर्वेशन करते जाए तो TY तक उनका पूरा, TY नहीं शायद, तो जो दिवाली का वैकेशन आता है ना, मतलब फर्स्ट सेम के बाद उनके तौर तरीके में काफी कुछ बदलाव आ जाता है ड्यू टू पेस, कि नहीं अभी तो हम कॉलेज में हैं, ये करना है वो करना है। तो एक पूरा बदलाव हमें ये देखने को मिलता है, और कभी कभार ये उसको नेगेटिव साइड भी ले जाता है। तो उसी बच्चे को अगर आप 6 सेमेस्टर तक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो काफी कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। कभी कभार वो नेगेटिव भी होता है कि बच्चा अच्छा है, फर्स्ट सेम में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, सेकंड सेम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, फिर थर्ड फोर्थ, कहीं कहीं उसकी जो संगत है उसकी इफेक्ट बच्चे पे पड़ती है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे सोशियोलॉजी नहीं लेकिन हमारा जो सोशल साइंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका भी शायद हो या ना भी हो, जो भी बच्चे आते हैं तो पूरा जो क्लास का स्ट्रक्चर है, सोशली स्ट्रक्चर, वो अभी थोड़ा काफी लास्ट 10 साल से बदला हुआ है कि जो भी बच्चे आते हैं हमारे सामने वो काफी कुछ वीकर सेक्शन से ज्यादा आते हैं। और उसमें भी अगर आप रूरल एरिया में काम कर रहे हैं और हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स है वो काफी वीकर सेक्शन से जुड़े हुए होते हैं,
क्योंकि साइंस में जो एक जाता है प्रभाव वो तो अलग ही होता है, और हमारे पास जो आता है उसमें जो बच्चे आते हैं वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन से ज्यादा बिलोंग करता है। हमारी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट तो हमने एक एनालिसिस किया था लास्ट ईयर, तो पिछले 10 साल से हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, और एक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है कि उसमें लड़कियां ज्यादा होती है, और वो भी रूरल एरिया से ज्यादा आता है। हमारे 50% जो बच्चे होते हैं वो हॉस्टल से आते हैं। हम यहाँ अहमदाबाद में है, लेकिन अहमदाबाद के जो बच्चे हैं वो आर्ट्स और उसमें भी सोशल साइंस लेके पढ़ने वाले बहुत कम है। तो ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ही मायने रखती है कि भी बच्चा कहाँ से है और क्या पढ़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कोई एक जरा बता दो। यस यस मैडम। जी 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 जी, थैंक यू। और शायद आप बोर भी नहीं होते होंगे। नहीं, डेफिनेटली नहीं मैडम। जी जी, ओके, आगे देखते हैं। अभी ये थोड़ा मैंने जो आज का यूथ है, टुडेज यूथ, उसके बारे में थोड़ा मैंने एक अलग हमने आगे 2 स्लाइड में देखा, वो यूथ की जनरल कैटेगरी देखी। अभी जो आज का यूथ है उसकी थोड़ी मैंने कैटेगरी अलग करने का प्रयत्न किया है। एक्सट्रीमली डाइवर्स इन कल्चर। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हमारे क्लास में हर हेयर स्टाइल का आपको डेमो मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के जो 500 बच्चे या 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सट्रीमली डाइवर्स कल्चर जो ये आज के यूथ की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। आप ये ऑब्जर्वेशन आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास भी करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा, और इन जनरल हम देखेंगे तो भी ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। दूसरा है मोर कॉन्शियस। मैंने आगे भी बताया कि हम अपनी युवावस्था याद करें और अभी का जो यूथ है, शायद हमारी युवावस्था में इतने कॉन्शियस नहीं थे। माँ ने बोला, पापा ने बोला, टीचर ने बोला, पढ़ना है तो हमने पढ़ा, आगे जाना है तो हम गए, क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ये हमने 10th में डिसाइड नहीं किया था, क्या 12th में हमने डिसाइड नहीं कर लिया था, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था इतना। और आज की अगर आप 8th, 9th या 10th के बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उसको पता होगा मुझे ए ग्रुप लेना है, मुझे बी ग्रुप लेना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे टीचर बनना है। अभी ये 10th का बच्चा भी वो जानता होगा, वो इतना कॉन्शियस है, मोर कॉन्शियस है। उसके भी काफी रीजंस है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। लेकिन जितना हम कॉन्शियस नहीं थे, बच्चे उतने आज के कॉन्शियस सभी बात में। ऐसा नहीं है कि उसकी वो कैरियर को लेके ही कॉन्शियस है। आपने डांट दिया तो भी वो उसका एक जो सेल्फ, ये पूरी मीड की थियरी है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में शायद आती है, जो उसका जो ईगो होता है, सेल्फ होता है, वो मोर पावरफुल टुडेस यूथ का है। ऐसा मुझे लगता है कि हर बात में वो कॉन्शियस है। अगर उसको आप गेस्ट आए और कुछ चीज कि बेटा जाओ बाजार से जरा आइसक्रीम लेके आना, वो एक बार आईने में जरूर देखेगा, अपने बाल ठीक करेगा, लड़का हो या लड़की, फिर जाएगा। बिकॉज ऑफ मोर कॉन्शियसनेस, ये लुक की हो, थॉट्स की हो, सभी में बच्चे काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। इसको यहाँ मैं, चलिए मैं थोड़े आगे लेते हैं, फिर मैं बहुत बताऊंगी। एक बात मुझे बतानी है, वो छूट ना जाए। पेयर प्रेशर एंड गेमिंग, ये मैं इसके साथ ही जोड़ लेती हूँ। कॉन्शियसनेस, अभी मैंने बताया कि अब बच्चों को एक मोर कॉन्शियस है बच्चे। और आजकल आप सभी ने भी थोड़ा बहुत गेमिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। पबजी पे अभी बैन लगा हुआ है, असासिन्स क्रीड, वैलोरेंट, और पूरा स्टडी आया था उसमें 25% जो गेम है, डिजिटल गेमिंग जो है, वो इंडियन यूथ खेलता है। अभी इतने सारे गेम है, तो अगर आप पूछेंगे बच्चे अंदर अंदर, हमने बातें करते हुए भी सुना है, गेम नहीं खेलता तू,
तुझे गेम नहीं आती है, तेरा अकाउंट नहीं है। तो एक ये प्रेशर भी होता है उसके ऊपर। हमें शायद मालूम नहीं है कि गेम में क्या है, पबजी में क्या है, उसमें गन ही आती है और धाड़ धाड़ से चलाओ, तो हमें एज ए टीचर हमें ऐसा लगेगा इसमें क्या है, ये एकदम रद्दी बात है। लेकिन अगर आप आपके स्टूडेंट्स को पूछो, अगर आपके बच्चे हैं उनसे भी पूछो, और अगर कोई हमें से खेलता है तो उनको भी पता होगा कि इसमें क्या मजा है। उसमें ऐसा ही होता, मैंने तो पबजी भी थोड़ा बहुत देखा है, वो वैलोरेंट का जो गेम है वो भी देखा है। एक असासिन्स क्रीड करके काफी अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें भी पूरा हिस्टोरिकल है। तो उसमें भी हर रोज नए नए टास्क दिए जाते हैं, और उसमें आपको एक पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव ऐसे जाना होता है, और ऐसे आपके पॉइंट बढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा जो अभी का जो पैर है उसके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि वो अगर चाहे उसको नहीं खेलना है गेम, तो उसका जो दोस्त है वो भी उसको बताए। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़के ही ये सब गेम खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में आफ्टर 3 या 4 लेक्चर जब खत्म हो जाते हैं, तो 5-6 बजे तक बच्चे गार्डन में और ऐसे बैठते हैं, तो वो ग्रुप बना के उसमें भी पबजी खेलते हैं। आपने भी, ये बहुत सिंपल है, अभी तो आपने भी देखा होगा, और ये लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा इसका जो नशा हम कह सकते हैं वो भी काफी हमें देखने को मिला कि उसके लिए तो बच्चों को फोन की डिमांड आई कि अभी हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमें फोन तो चाहिए ही चाहिए गेम खेलने के लिए। पढ़ने की बात तो अलग है, वो हम आगे देखते हैं। तो ये पूरा एक गेमिंग का जो है, जो एक वर्चुअल है, लेकिन उसमें भी अगर आप में से कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, तो ये थोड़ी गेमिंग में क्या होता है वो मैं आपको खेलने का सजेशन तो नहीं दूंगी, बट उसमें क्या मिलता है बच्चों को, ये एक बार हमें जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने थोड़ा उसका जानने के लिए स्टडी किया है, तो उसमें जो गन आती है वो आपके पास, जैसे कपड़े में हमने बोला कि हमारे पास बाटा के शूज है, और ऐसे ही मेरे पास एडिडास के शूज है, या मेरे पास नाइकी के शूज है, या एसिक्स के शूज है, तो उसका एक पूरा डिवाइड हो जाएगा कि मैंने तो बाटा पहना है और आपने एसिक्स पहना है। तो ऐसे गेमिंग में भी ऐसा होता है कि उसकी जो गन होती है, ये वैलोरेंट और पबजी सभी में उसके कपड़े जो होते हैं, वो कपड़े की जो उसकी झांक जमात होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो कुछ स्क्रीन जैसा बोलते हैं, कि जो गन की स्क्रीन से आपका लेवल पता चलता है कि भाई ये जो गेमर है ये तो बहुत ही काफी हमको भारी पड़ेगा। तो ये सब इतना, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज के यूथ की जो मेंटल कंडीशन है उसमें ये सब काफी कुछ भरा पड़ा है, और हमारा बहुत ही निजी नाता इन्हीं यूथ के साथ है। कि जो आज हम अगर बच्चे को कहते कि तेरा ध्यान किधर है, तो हो सके कि उसको हम जब पढ़ा रहे तो फोन में उसको ये किसी गेम का रिमाइंडर आ रहा हो, या शायद वो ऑनलाइन खेल भी रहा हो। तो ये बहुत, ये गेमिंग वाली जो बात है वो एक, हम माने या ना माने, लेकिन ये एक अभी का एक कल्चर बन चुका है यूथ का। रिलेशन, यूथ रिलेशन, और इसमें भी टुडेस यूथ रिलेशन, इस पे शायद 1 घंटे का और लेक्चर हो सकता है। आप में से भी काफी मेरे साथ इसमें सहमत होंगे कि आज के यूथ के रिलेशन की डेफिनेशन जो है, आप सब अपने जो स्टूडेंट्स है या आपके आसपास के बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे, उनसे पूछना है कि बेटा आपके लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। और जो आपको जवाब मिलेगा, शायद आप में से किसी ने ट्राई भी किया होगा, वो जो आपको मिलेगा उसका आंसर, बहुत ही उसमें वेरिएशन मिलेगा। अभी हमने आगे भी देख लिया कि वो सेल्फ सेंटर है, और उसके जो रिलेशन है फैमिली के साथ तो रिलेशन है ही, लेकिन उसके पेयर ग्रुप के साथ रिलेशन, उसके आगे जाके अभी ये जो जीएफ और बीएफ वाली पूरी बात चल रही है कि अभी आप कॉलेज में हैं और आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आप कॉलेज में है आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये भी यहाँ से आता है पेयर प्रेशर से।
तो एक बच्चे में नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे में कुछ कमी है। लड़की है तो उसमें भी ऐसा होता है कि मेरे में कुछ कमी है। और ये रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें भी पूरा संबंध को तो वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी उनके लिए सब कुछ नया है। लेकिन एक बोलते हैं ना, क्या उसको, मिल्कत की जो भावना होती है वो उनको ये रिलेशन में ज्यादा हमें देखने को मिलता है। दो बहुत ही अच्छे दोस्त है और उसमें अगर तीसरा आता है तो फिर क्या होता है ये आप देखना। हम भी एक एनालिसिस करते हैं क्लास में कि पहले दिन जब क्लास होता है, पहला जो ओरिएंटेशन होता है, काफी एक दूसरे को बच्चे पहचानते नहीं है, सब अभी अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और ओरिएंटेशन शुरू होता है। तो एक ही कॉलेज के जो बच्चे हैं जिन्होंने साथ में एडमिशन लिया है वो साथ में बैठेंगे, जो गांव से आए वो अलग अलग बैठेंगे, जो सिटी से आए वो भी बैठेंगे। अभी एक वीक के बाद फिर उसमें एक धीरे 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 एक ग्रुप क्रिएट होगा। जो सेम इंटरेस्ट वाले हैं वो एक ग्रुप में जाएंगे और फिर उनकी जो जगह है वो भी फिक्स हो जाएगी कि भाई ये चौथी बेंच पे जो बैठा है तो ये ही होगा, और चौथी बेंच पे जो बैठी है तो ये लड़की ही होगी। तो ये पूरा जो ग्रुप क्रिएशन और ये रिलेशन, ये दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये भी एक आज के यूथ का एक बहुत ही हम कल्चर भी कह सकते हैं या उसकी नीड भी कह सकते हैं। अगर बच्चे ने ग्लास पानी पे दे दिया तो हम बोलेंगे थैंक यू, और उसको अच्छा भी लगेगा। हम भी एज अ टीचर मोटिवेट करते हैं बच्चों को, लेकिन वो वाली जो बात है कि भाई ये आपका काम है और आपने किया है, तो उसमें आपको ग्रेटिफिकेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, लेकिन आज का जो यूथ है उसको तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ मैं सोशल मीडिया वाली बात जो मैंने आगे बताई थी कि मुझे ये पता नहीं है, आपको आपके साथ शेयर करना है। इंस्टा पे अकाउंट, फेसबुक पे अकाउंट, ट्विटर पे अकाउंट, सभी जगह अपने अकाउंट होते हैं। हमारे शायद एक या दो जगह होंगे, लेकिन अगर आप यूथ को देखें सभी जगह उनके अकाउंट्स होंगे। कहीं भी जाएंगे क्लिक करके खुद का फोटो खींचेंगे या कुछ नेचर का, वो तो उसकी चॉइस पे डिपेंड है। एक बार फोटो डाल दिया फिर आप उसका ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपके पास, मैं ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन करती रहती हूँ, आपके आसपास में यूथ है तो ऑब्जर्वेशन करते रहना। हर 5 मिनट में वो अपना मोबाइल खोलेगा और देखेगा कितने लाइक आए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी आज के जो यूथ है वो तो टेक्नो इमिग्रेंट है, 2000 के बाद के सभी है। हम अभी भी टेक्नो माइग्रेंट है, क्योंकि हमारे समय में तो पेजर था शायद, मुझे याद है अभी भी, जिसमें सिर्फ हम मैसेज ही कर सकते थे और ये कोड वाला फोन था। मोबाइल वाली बात तो थी ही नहीं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये सब बातें वहां पे नहीं थी। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो तो शायद टेक्नोलॉजी में ही पैदा हुए हैं, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि उनको सभी बात में, अगर यूट्यूब में वो आज के आप वीडियो भी देखे, काफी अच्छे अच्छे वीडियो भी यूथ डालते हैं, तो कुछ भी क्रिएटिव उसने डाला है तो उसका वो जो पैरामीटर वो देखेगा बच्चा, वो उसके लाइक्स और डिसलाइक्स से वो मेजर करता है कि मैंने एक कुछ सितार वादन का या कुछ हारमोनियम का कुछ भी वीडियो डाल दिया और उसमें मुझे कमेंट्स कितनी आई, मुझे लाइक कितनी आई, तो मैं अच्छा करता हूँ, और अगर नहीं आई तो मैं अच्छा नहीं करता। मतलब यहाँ कि वो पूरा जो उसका नजरिया है वो लाइक और डिसलाइक पे है। कभी कभार तो बच्चे हमें भी शेयर करते हैं कि मैंने ये यूट्यूब पे रखा है या मैंने ये इंस्टा पे पोस्ट डाली है, मम्मा जरा आप भी लाइक कर देना, या दोस्तों को भी बोलते हैं फोन करके मैंने अभी अभी ये कुछ रखा है आप लाइक कर दो। तो ये जो, और हम सब जानते हैं कि ये पूरा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जिसने आपको लाइक दी है वो हकीकत में
वास्तव में आपको लाइक करता है या नहीं है वो तो एक और बात है, लेकिन ये अभी यूथ की समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि ये पूरा जो है वो वर्चुअल है। लेकिन अभी उनकी जिंदगी हमसे भी ज्यादा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जुड़ी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसको सभी चीजों में चाहिए। अभी एक बात है रोल मॉडल, कि भाई जो आज का यूथ है उसके रोल मॉडल कौन है। मैंने तो काफी बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछा है, और साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर एक सर्वे कराया था स्कूल के बच्चों का, जो 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनसे हमारे ही बच्चे ने ये किया था। हमारे जो एमए के 4th सेम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम हर साल एक ऐसा कुछ छोटा सा सर्वे का टॉपिक देते हैं। तो उसमें हमने उनसे पूछा था स्कूल के बच्चों को कि आगे क्या पढ़ना है और क्या बनना है। बस 3 या 4 क्वेश्चन ही हमने उसको पूछे थे, नाम, जेंडर, उसकी एज, वो एरिया कहाँ है, और उसको क्या बनना है, और उसको कौन पसंद है, इतना हमने पूछा था। तकरीबन 500 से 600 हमारे पास बच्चों का डेटा आया था, और उसका एनालिसिस हमने किया था। बहुत ही कम बच्चे थे कि जिनको टीचर बनना है, बहुत ही कम। सभी को ए ग्रुप लेना है और बी ग्रुप लेना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, मतलब जो पुरानी सोच है कि इसके अलावा तो कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आगे जाके वो जुड़ जाते हैं फिल्मों से, या किसी एक्टर है, एक्ट्रेसेस है। तो आप भी ये पूछना आपके जो स्टूडेंट्स है कि बेटे आपके रोल मॉडल कौन है, और जो भी नाम आएंगे आप जरा उसको देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे जो रोल मॉडल्स है और बच्चों के जो आज के जो यूथ है उसके जो रोल मॉडल्स है, काफी आपको उसमें डिफरेंस और ताज्जुब भी होगा। कई कई बार मैंने ये एक्टिविटी की है, आप भी जरा करना। ओके, अभी आगे देखते हैं। इंडियन यूथ, इंडियन यूथ अपॉर्चुनिटी भी है और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत काफी है। हम तो ये एजुकेशन के साथ जुड़े हुए, तो हमें पता है कि उसको अगर नौकरी लेनी है, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, खुद का एक बिजनेस करना है, तो उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस भी उतने ही है। और हम ये सब देखते हैं कि अगर एक ही जगह आती है, टीचर की आती है या प्रोफेसर की आती है, असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, तो एक सीट के लिए कम से कम 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आती है। तो उसकी कंपटीशन कहाँ है? 100 से है। मैंने तो 100 कम बोला, लेकिन उससे भी ज्यादा है। तो काफी कुछ चैलेंजेस अभी जो हमारा आज का इंडियन यूथ है उसके सामने है। अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि उसको अभी कौन सी फील्ड में जाना, फील्ड भी काफी है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन भी बहुत है, और स्पेशलाइजेशन के साथ साथ उसको एक प्लेटफॉर्म भी है। अगर स्कूल नहीं जाना है तो भी आज का बच्चा काफी कुछ जान सकता है, वो नेट से भी काफी कुछ जान सकता है, अलग अलग कौरसेरा के थ्रू, या अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो फ्री वीडियोस है या फ्री बुक्स रखी है, उसमें से जाके भी वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उतनी ही उसके पास चैलेंजेस भी है, जितनी चैलेंजेस हमने फेस शायद नहीं की है। एक एजुकेशनल प्रेशर भी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम जब पढ़ते थे तो हमने पढ़ लिया, प्रेशर के साथ नहीं पढ़ा कंपैरेटिवली। लेकिन आज के बच्चों का अभी ये जो लॉकडाउन हुआ और उसके बाद ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुआ, तो हमने भी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा कुछ सेम 4 का सिलेबस बाकी था, तो हमने वर्चुअली शुरू कर दिया। तो उसमें रोज एक एक लेक्चर होता था। बच्चों के लिए भी नया था प्लेटफॉर्म, हमारे लिए भी नया था। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते
क्योंकि उस टाइम उनको भी वीडियो ऑन करना ऑफ करना वो ज्यादातर इतना नहीं आता था, तो कभी कभी बच्चे सभी वीडियो ऑन करके ही पूरा का पूरा लेक्चर देखते थे। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर कुछ ऐसा बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते रियलाइज हुआ कि मैं क्लास में जिन्हें पढ़ा रही थी और ये सब मेरे सामने जो है, तो काफी कुछ बुझे बुझे से और उनके मन में कुछ बहुत ही भरा पड़ा हुआ ऐसा लगता है। तो 15 दिन के लेक्चर के बाद मैंने एक दिन बोला बच्चों को, ग्रुप में मैसेज डाला कि भाई कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये जो पूरा 15-20 दिन का लॉकडाउन हुआ है, आप जहाँ भी है, कुछ गांव में थे, कुछ यहाँ पे थे, कोई रिलेटिव्स के यहाँ फंस गए थे। फिर हमने वो लेक्चर शुरू किया। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि जो बच्चे लेक्चर नेटवर्क की वजह से या मोबाइल नहीं होने की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे थे, वो बच्चे भी उस दिन आए लेक्चर में, और उन्होंने जो बताया कि सबसे ज्यादा उन्हें टेंशन उनकी एग्जाम की है, क्योंकि कैसे एग्जाम होगा, फिर सेम 4 में तो डिसर्टेशन भी होता है, उसका काम उनका अधूरा रह गया था। तो हम सोचो कि कितना प्रेशर होता है। यहाँ मैं 1-2 और भी उदाहरण देना चाहूंगी। ये तो मैंने अपने जो स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशन के उनकी बात की। तो आप सभी ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि बच्चों पे एजुकेशनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सुसाइड के मामले भी हमारे सामने आए हैं। मुझे याद है केरला में एक 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ती हुई लड़की ने, उसके फादर के पास नेटवर्क वाला मोबाइल नहीं था और उसको ऐसा लगा कि कल से स्कूल शुरू हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे, मैं रह जाऊंगी। तो ये जो सिकनेस है, ये जो पूरा एजुकेशनली एक्सक्लूजन, वो आज के बच्चे, और उसमें भी हमारे जो इंडियन यूथ है, बाहर के देशों में, आप विदेशों में देखो तो उनको कुछ ऑनलाइन से बहुत काफी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो वैसे भी उसके हैबिचुएट थे ही। लेकिन हमारे जो बच्चे थे वो तो फेस टू फेस पढ़ाई में ही थे। तो ये तो मैंने एक बोला, काफी कुछ ऐसा आया कि उसको एजुकेशनल प्रेशर आज पूरे इंडियन यूथ में हमें देखने को मिलता है। कंपटीशन वाली बात हम आगे चैलेंजेस में देख चुके हैं। स्ट्रक्चरल प्रेशर ये भी इंडियन यूथ में कि मैंने आगे रोल मॉडल की बात कही। यूथ की बात हम करते हैं, मैं यहाँ अपनी बात रखूंगी कि अगर सुबह उठ के हम न्यूज़पेपर देखते हैं, कुछ या आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, कुछ चैनल पे न्यूज़ देखते हैं, और कोई हमसे ही क्वेश्चन करे कि भाई इस कंडीशन में आपका क्या कहना है और आप क्या करेंगे। एक तरफ से पूरा कोविड-19 का सिचुएशन है जो किसी ने कभी भी सोचा नहीं था, देखा नहीं था, हम सभी फेस कर रहे हैं। एक तरफ से इकोनॉमी गिर रही है, एक तरफ से एजुकेशन में बदलाव आ रहे हैं। हमें भी प्रेशर शुरू में था कि भाई ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे, क्योंकि हम भी इतने टेक्नो सेवी नहीं थे, तो ये पूरा प्रेशर हमारे ऊपर भी था। जॉब है तो अच्छा है, लेकिन अगर जॉब नहीं है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चरल प्रेशर है वो इंडियन यूथ के ऊपर काफी है, क्योंकि उसको क्या करना है उसका कोई पाथ हम अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ डेटा रखे हैं कि जो यूथ में सुसाइड 2018 में हुए हैं। यहाँ आप देखिए 18 एंड बिलो 30 ईयर्स, मेल एंड फीमेल। ये जस्ट ऐसे सुसाइड का दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे यूथ को समझने के लिए मैंने कि कितना उनके ऊपर प्रेशर है कि वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि हम बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे मार्क्स ला रही है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये हमें कुछ ये जो आंकड़े हैं देख के भी कुछ काफी सेंसिटिविटी होती है कि एज ए टीचर कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा रोल होगा, ऐसा मुझे एज ए टीचर लग रहा है। ये दूसरा है, इसमें भी आप उनके जो स्टूडेंट्स है 7.6 स्टूडेंट्स भी है। देखिए यहाँ नो एजुकेशन, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल 12.8, 15.9, 16.4 लगातार बढ़त हो रही है। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें भी देखिए रीजंस है बच्चों के, आप अपने स्क्रीन पर जूम करके देख सकते हैं कि किस वजह से वो, हमें लगता है कि ऐसी फोन जैसी बात में बच्चे ने अपना ऐसा सुसाइड कर लिया, लेकिन हमारे लिए ये छोटी बात होती है, लेकिन उसके नजरिए से यार उसके लिए मोबाइल शायद सब कुछ होता है। तो ये यूथ को चैलेंजेस, यूथ की कैरेक्टरिस्टिक, उसको जानने के लिए मैंने ये सब डेटा यहाँ पे रखे हुए हैं। Sorry, madam, to disturb, but we are not able to see the PPT screen. Maybe it's not problem just with me. पीपीटी तो यहाँ पे है, सभी का प्रॉब्लम है, पीपीटी नहीं दिख रही है? नहीं मैडम, दिख रहा है। हाँ, तो मैंने शायद आपका नहीं दिख रहा है मैडम। यस मैम, पीपीटी इज नॉट अभी दिख रहा है? ये चेंज हो रहा है मैडम, दिख रहा है। नो मैडम दिख रहा है? हाँ यस मैडम, पीपीटी नहीं शो नहीं हो रही। स्मॉल, इट इज डिफिकल्ट टू सी इट। नहीं, मतलब ये जो आंकड़े है वही ना, अभी आगे का तो सब आपको दिखा ना? सब कुछ नहीं दिख रहा है। पहला वाला दिख रहा है मैडम, अभी का नहीं। एक मिनट आप नो प्रॉब्लम। हेलो, एक कोई बोलेंगे तो मुझे सुनाई अच्छी तरीके से देगा। एक्चुअली मैम नहीं दिखाई दे रहा है मैडम। मतलब ये जो आंकड़े हैं वो ही नहीं दिख रही है, ये सभी नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। हाँ प्लीज मैडम, पीपीटी शो। ओके। अभी दिख रहा है? मैडम दिख रहा है, वो सिर्फ वो टेबल के बारे में ही शायद बोल रहे हैं, सब दिख रहा है। ओके, वो मैंने एक्सक्यूज मी, टेबल तो और भी मैंने जो पीपीटी रखी है ना अलग से, आपको वो मिल जाएंगे, तो उसमें आप जूम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वो टेबल को पूरा पीपीटी में लेना थोड़ी उसकी लिमिटेशन होती है। बाकी ये सब तो आपको दिखाई देता है ना मैडम? मेल कर देना, पीपीटी मेल कर देना, इसमें रख लेना। जी, श्योर। ओके, मेल कर देंगे आपको जी। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, हम शायद यहाँ थे इंडियन यूथ, इसके बाद हमने ये सब डेटा देखे, और मैंने जो आगे बात बताई कि हमने सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स थे उनको वो क्या फील कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, उनकी कौन सी चैलेंजेस है। तो ये बच्चों का हमने कुछ क्वेश्चनरी के थ्रू, उनका केस स्टडी के थ्रू डेटा कलेक्शन किया था। तो उनके उसमें जो मुझे रिजल्ट देखने को मिला, एजुकेशनल प्रेशर, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्ली मैरिज, ये सब मुझे देखने को मिला। अभी आती है यहाँ और मेरा जो टॉपिक है यूथ एंड गांधी। हमने देखा कि यूथ के इतने सारे मेंटल प्रेशर है, उनका एजुकेशनल प्रेशर है, रोल मॉडल क्या, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तो यहाँ गांधी ने जो एजुकेशन और पूरी जो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, और उन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। तो किस तरह से हम हमारे जो यूथ है उसकी जो चैलेंजेस है वो कम कर सकते हैं या उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो महात्मा गांधी ने जो एजुकेशन थॉट दिए थे वो मैंने यहाँ रखे हैं। 3H वो आप सब जानते ही होंगे, हार्ट, हैंड और हेड की जो एजुकेशन है उसके बारे में गांधी जी ने हमें बताया था। उन्होंने जॉयफुल लर्निंग के बारे में बताया था,
सेटिस्फेक्शन और क्रिएटिविटी। आपने जो गांधीयन जो स्कूल है उसमें आज भी ये अप्रोच रहता है कि बच्चा कुछ भी जो करता है उसमें उसको क्रिएटिविटी का कुछ आनंद या संतोष मिलना चाहिए। आज भी विद्यापीठ में भी जाओ तो आपको चरखा तो चलाना ही पड़ेगा, और उसमें से जो बनता है, अगर बच्चा उसमें से आपका खुद का कपड़ा बना लेता है तो ये जो वो क्रिएटिविटी का जो आनंद है वो हम हमारी अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है और उसमें भी हायर उसमें हम नहीं दे सकते। हम बच्चों को बोलते हैं चलो आपका प्रेजेंटेशन लाओ, आपका असाइनमेंट लाओ, आपने एग्जाम दे दी, आपकी जो प्रेजेंट है उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एक पूरा हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, फिनिश। लेकिन उसमें उसकी क्रिएटिविटी कहाँ पे है वो एक क्वेश्चन है कि हमने ये सब काफी कुछ बंद कर दिया है। लेकिन ये गांधीयन थॉट्स और उनके जो एजुकेशन थॉट्स है उसमें ये था। एडजस्टमेंट वाली जो बात है तो यहाँ गांधी जी के जो कोटेशन है वो मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है कि मोस्ट इंडिविजुअल डू नॉट चेंज अनलेस सोसाइटी इज फॉर्म। कि जब तक सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म नहीं होगा तब तक हम जो चाहते हैं ऐसा यूथ या ऐसी सोसाइटी नहीं मिलेगा। गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, जो युवा ये फेल्यूर में हमने सुसाइड के पूरे आंकड़े देखे कि अगर एक सब्जेक्ट में भी वो फेल होता है या उसको जिस फील्ड में जाना है उसमें एडमिशन नहीं मिलता है, तो ऐसे छोटे छोटे फेल्यूर से युवा ऐसा रास्ता अपना लेते हैं। तो यहाँ द फेल्यूर लाइज विद द कंसिडरेंस नॉट द इंडिविजुअल। तो वो बोलते हैं कि जो भी फेल होता है वो व्यक्ति खुद की अपनी ही गलती से फेल नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं समाज का जो हम बोलते हैं हिस्सा वो कहीं ना कहीं रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इंटरनल वैल्यू की भी उन्होंने बात कही है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये जो मैंने गेमिंग वाली पूरी बात बताई कि भाई आज के बच्चे को अगर आपको गेम में भी वो जितने ज्यादा किल करता है उसके हिसाब से उसका रेट बढ़ता है। तो गांधी जी ने पूरा एक नॉन वायलेंस का जो दिया था कि अभी का जो यूथ में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ये हमने सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा या ऑब्जर्व भी किया होगा। तो ये पूरा उन्होंने नॉन वायलेंस वाली बात बताई थी, हमें बताया कि बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको सताती है कि भाई पढ़ाई के बाद क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब जो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके यूथ में एक पूरा हेजिटेशन है, उसका यहाँ रास्ता बताया है कि भाई गांधी जी कहते हैं कि हायर एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इज एन इकोनॉमिक वर्च्यू फॉर अ पर्सन नॉट टू एस्पायर। अभी देखिए अभी का जो यूथ की हमने कल्चर देखा कि उसको हायर पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी मिल गई कि भाई अभी आगे जाना है, कुछ गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले ली। तो हमारी मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम आगे ही आगे एज ए इकोनॉमिक हमारा जो स्टेटस है उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ सिंपल वे में कि आप अपनी जो एस्पिरेशन है वो ही थोड़ी कंपैरेटिवली कम रखिए, ये एक वैल्यू है। अगर हम ये युवाओं में ये वैल्यू डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम वो जो एक सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप तो बच्चे शायद नहीं उठाएंगे। अगर उसको मिला कि भाई चलो मेरे पास 50,000 की नौकरी नहीं है लेकिन 20,000 की तो है और उसमें मेरा गुजारा हो जाता है तो ठीक है। तो ये वाली जो बात है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो हमें महात्मा गांधी जी ने बताई है। ये हमें सर्वोदय, सेल्फ रिलायंट, इंडिजीनियस, ये सब में हम देख सकते हैं।
मैंने एक आगे आपने टेबल देखा होगा, उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं चैलेंजेस में अर्ली मैरिज, वो भी उनके लिए एक चैलेंजेस है। आप कॉलेज में या हायर एजुकेशन में, मतलब अनुस्नातक लेवल पे आप पढ़ाते हैं पीजी में, तो 10 साल पहले आपकी क्लास में मैरिड बच्चे शायद कम हो गए, और आज हम जो एनालिसिस करते हैं कि फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम से टोटल जो बच्चे हैं, टोटल जो स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हैं, उसमें से 50 to 20% स्टूडेंट की शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फिर उसके ड्यूअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि भाई घर संभालो या पढ़ाई पूरी करो, डिसर्टेशन कंप्लीट करो या घर का काम कंप्लीट करो। अगर लड़का है तो उसको कमाने की ज्यादा वो हो जाए कि अभी शादी हो चुकी है तो कमाना भी एक नेसेसिटी हो जाएगी, तो ये पूरा उसकी वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो गांधी जी ने इसका, उन्होंने, मेरे पास यहाँ कोटेशन भी है लेकिन वो मैं आपको मेल में भेज दूंगी कि कहाँ कहाँ उन्होंने भी, उनकी भी बाल विवाह हुआ था, हम सब जानते हैं कि जब स्कूल में थे, और उसी वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई थी, उनके और उनकी भाई दोनों की अर्ली मैरिज हुई थी। तो इसका भी उन्होंने काफी ऑपोजिशन किया है, और गांधी जी ने एक इक्वालिटी वाली बात भी कही है। तो ये सब जो बातें हैं वो हम कहीं ना कहीं यूथ के साथ जोड़ के उनके जो प्रॉब्लम है, उनका जो प्रेशर है, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा है। हम अभी जो ये पूरा आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, कोविड-19 के बाद भी और पहले भी गांधी जी ने तो पहले से ही आत्मनिर्भरता की बात कही है। तो खादी का अभी बहुत ही कम चलन है, और उसकी वजह से जो वनाज का जो पूरा उद्योग था वो आज खाई में गिर चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जस्ट एक सुझाव या एक एग्जाम्पल है कि स्कूल या कॉलेजेस में खादी को, जैसे होता है ना कि बुधवार को व्हाइट ड्रेस पहनना है, ऐसा कंपलसरी एक दिन के लिए खादी किया जाए तो कितने जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है वो भी यहाँ कम होगी। हम अपने बनाए हुए खुद के कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और एक जो पूरी सेल्फ सफिशिएंट वाली जो बात है कि भी स्वावलंबी आत्मकाफी को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे तो मैंने ये उदाहरण बताया, लेकिन गांधी जी ने ऐसे कई बातें बताई हैं कि उसमें से आप स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये यूथ को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए, या उसका जो चैलेंजेस है, उसकी जो प्रेशर है, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, जो गांधी जी ने जो बताया है उसके हिसाब से। और जो ये पूरा गांधी जी ने जो आज के यूथ को आप थोड़ी बहुत नजदीकी से देखना या गांधी जी के बारे में कुछ पूछना, तो ज्यादातर यूथ जो है वो गांधीयन थॉट्स या गांधीवादी विचारधारा या महात्मा गांधी से ज्यादा सहमत नहीं होंगे, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी क्या है, उनका पूरा विजन क्या है, बहुत ही विजनरी थे गांधी जी, हम सब जानते हैं। लेकिन सही मायने में उनका जो विजन है वो यूथ तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी हम एक दो होते हैं, उसमें कुछ गांधी जी की कविता होती है, गांधी जी के उनके जीवन के कुछ प्रसंग होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो 12th तक तो ये सब बच्चे पढ़ लेते हैं। फिर अगर साइंस में जाता है तो फिर बच्चा कभी भी गांधी जी के बारे में उसको पढ़ाई में कुछ नहीं आता है। अगर कॉमर्स में जाता है तो भी काफी कुछ नहीं आता। अभी कहीं कहीं वो मैनेजमेंट, गांधी एज अ मैनेजमेंट गुरु, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कम है। तो ये पूरी जो आइडियोलॉजी है और पूरा जो गांधी जी का जो विजन है वो
एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। गांधी जी का जो पूरा विजन है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, सिंपल लिविंग है, हाइजीन की भी बात, हम ये कोरोना की वजह से हाइजीन के प्रति ज्यादा अवेयर हुए हैं, क्योंकि गांधी जी पहले से ही थे, लेकिन यूथ को ये सारी बात सही मायने में पता नहीं है। तो ये सब हमें कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि मैं सोशल साइंस की बात करें, उसमें भी सोशियोलॉजी की, तो हमारा भी जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं 1-2 यूनिट्स के अलावा गांधी जी ज्यादा नहीं है। तो एक ये भी करना चाहिए कि हम किसी भी तरीके, सोशल साइंस वाले तो गांधीयन थॉट्स को किसी न किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये भी एक हमें करना चाहिए कि ये सब सही मायने में जो गांधीयन थॉट्स है उसको सिलेबस के थ्रू हम अगर अपने बच्चों के पास ले जाएंगे। लीडरशिप पढ़ा रहे हैं तो लीडरशिप का एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं। सोशल मूवमेंट पढ़ा रहे हैं तो जो गांधीयन मूवमेंट पूरी थी, हम ये सभी कर रहे हैं, हमारे जो पेपर्स है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन वाला हमारा पूरा पेपर आता है, तो उसमें भी हमने एक ये पार्ट गांधी जी का डाला हुआ है। उन्होंने जो पूरा आश्रम था और आश्रम में कौन कौन रहते थे, पूरी जो बात थी वो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और गांधी आश्रम भी की एक दिन की मुलाकात भी हमारी हर साल रहती है, तो कहीं ना कहीं वहां जाके कुछ बच्चा पढ़ेगा, देखेगा, तो अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स है उसमें से अगर एक ने भी थोड़ा कुछ ले लिया तो एज ए टीचर हमारा रोल कहीं ना कहीं सक्सेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब हम अगर हमारे इकोनॉमिक्स में भी हम गांधी जी को ले जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी आप कहीं ना कहीं जो पार्टीज है, प्रेशर है, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं सब कैसे गांधी जी ने सब इकट्ठा किया था, पूरी पार्टी कैसे बनी थी, तो ये पूरा हिस्टोरिकल वे में लेके हम इसको एलोबरेट कर सकते हैं। और अगर बच्चे ये सब पढ़ेंगे, शायद होगा भी काफी इंस्टीट्यूशन में और विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी भी उसको यूथ के साथ और यूथ सही मायने में इससे जाने और इंटरेस्ट ले, ये बहुत बड़ी बात है कि एज उसे पढ़ना है और वो पढ़ लेता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद खत्म, फर्स्ट क्लास आ गया, डिस्टिंक्शन आ गया। बट अगर उसको उसके लाइफ में हमें उसको उतारना है कि नहीं, यूथ को इतना तो ये जो गांधी के जो विचार है वो आने चाहिए, तो सबसे पहले हमें भी उसको आत्मसात करना पड़ेगा और फिर हम कहीं किसी न किसी तरीके से हम इसको बच्चों में भी ला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये सब रेफरेंस है और यहाँ पे मैं जो पूरा मेरा प्रेजेंटेशन है वो यहाँ मैं पूरा करती हूँ और आप सभी ने बहुत ही विदाउट एनी कैओस, बाकी लाइव लेक्चर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, दिक्कत तो नहीं बोलते हैं, मैं इसको ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। तो ये काफी कुछ नहीं मुझे फेस करना पड़ा, तो सभी जो पार्टिसिपेंट है, सभी प्रतिभागी है, उनका मैं धन्यवाद अदा करूंगी। और फिर से HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे ये जो पूरा मौका दिया मेरी बात रखने का, मेरे एक्सपीरियंस जो कुछ थे और व्यूज थे उसे यहाँ रखने का मुझे मौका दिया, तो HRDC का तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं।